हेलो एवरीवन, कंप्लीट एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। और ये वीडियो का किस किस के लिए किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो वो हो गई सीटेट, यूपीटेट, डीट+बी, केवीएस या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें एनईपी 2020 को पूछा जाता है, उसमें कंप्लीटली है। किसी भी कोचिंग के कंटेंट को आप मैच कर लेंगे तो उस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ मैं। तो चलिए, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी सीडब्ल्यूएस यानी दिव्यांगजन बच्चों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एनईपी 2020 में क्या बताया गया था। So children with a special need will be have to absolute right to study in regular inclusive schools with proper infrastructures, special educators, assist devices and tailored teaching learning material यानी TLM यानी जो हम डाइट में TLM बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा in accordance with the RPW Act 2016 यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। यानी सो यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए एनईपी 2020 में जो इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए उसके बारे में ये बताया हुआ है कि विकलांग बच्चों के लिए आरपीडब्ल्यू एक्ट अधिनियम 2016 के तहत उच्च बुनियादी ढांचे, विशेष शिक्षकों, सहायक उपकरणों व अनुकूलित शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम के साथ सामान्य समावेशी स्कूल में पढ़ने का पूरा अधिकार होता है। यानी जो स्पेशल सीडब्ल्यूएस वाले बच्चे होते हैं उनको भी आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार जो ये बच्चे होते हैं सीडब्ल्यूएस वाले, उनको भी नॉर्मल क्लासरूम में इन सारी सुविधाओं के साथ स्पेशल एजुकेटर्स, असिस्टिव डिवाइसेस और टीएलएम के थ्रू पढ़ने का भी पूरा अधिकार होता है। उनको कोई उस क्लासरूम से वंचित नहीं कर सकता। फॉर अ विजुअल इम्पेयर्ड स्कूल इन क्लास 4th, अ टीचर प्रोवाइड वर्कशीट इन ब्रेल स्क्रिप्ट एंड यूजेस हाई टेक्सट टैक्टिकल ग्लोब फॉर द टीचिंग ज्योग्राफी। यानी कक्षा 6 के दृष्टिबाधित छात्र के लिए शिक्षिका जो होगी वो ब्रेल लिपि व वर्कशीट प्रदान करती है और भूगोल को पढ़ाने के लिए उभरी हुई बनावट वाले ग्लोब यानी टैक्टिकल ग्लोब्स का उपयोग करती है। यानी जो यहाँ पे सीडब्ल्यूएस वाले बच्चे यानी दिव्यांग बच्चे जो होंगे, अगर उनमें कोई विजुअल यानी उनके आंखों में प्रॉब्लम है, इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, तो उसको यानी टैक्टिकल ग्लोब्स और फिर यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है उसके थ्रू उनको पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी ताकि बच्चे वो नॉर्मल क्लासरूम में बैठ करके उन चीजों को सीख पाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बिल्डिंग क्लासरूम वेयर फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस नेवर स्टैंड इन द वे ऑफ अ चाइल्ड राइट्स टू लर्न। ऐसे क्लासरूम का निर्माण किया जाए जहां शारीरिक या मानसिक चुनौतियां कभी भी बच्चे को सीखने के अधिकार पर बाधा ना बने। यानी ऐसा क्लासरूम यदि अगर कोई बच्चा जो डिसेबल्ड है, पैरों में उसके प्रॉब्लम है, पैरों से डिसेबल्ड है, तो वहां पे रैंप की व्यवस्था करी जाएगी, लिफ्ट की व्यवस्था करी जाएगी ताकि बच्चा क्लासरूम में आसानी से पहुंच पाए और उस बच्चे के जो शारीरिक और मानसिक विकास में ये बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी रुकावट नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसी चीजें बच्चों को ऐसा क्लासरूम बनाओ जहाँ पे बच्चे बड़े आसानी से आ जा सके, एक नॉर्मल बच्चे की तरह, जो दिव्यांग बच्चा वो भी नॉर्मल बच्चे की तरह आ जा सके और आसानी से पढ़ सके। उनको सारी सुविधाएं दी जाए आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार कि जैसा एक नॉर्मल बच्चा को दी जाती है। यानी अगर विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाएगा। सीटेट में क्वेश्चन भी आता है कि ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों को सिखाने के लिए किया है, तो वहाँ पे आप विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को का जो ऑप्शन होगा उसको आप चूज कर लेंगे। ठीक है, और टैक्टिकल ग्लोब यानी उभरी हुई बनावट वाले ग्लोब का उपयोग करके इन बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाई। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा असेसमेंट और इवोल्यूशन कैसे करा जाएगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, असेसमेंट और इवोल्यूशन रिफॉर्म जो एनईपी 2020 में कराया गया था उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए प्रखर के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है सीटेट में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रखर जो है इसका जो फुल फॉर्म है उसको याद कर लेंगे। नेशनल असेसमेंट सेंटर सेट अप अ स्टैंडर्ड सेटिंग under the Ministry of Education. It's stand for Performance Assessments Review and Analysis of Knowledge for the Holistic Development. Its main goal is to shift broad away from the memorization metrics, analytical evaluate performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development. आप इसको याद कर लेंगे, डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है फुल फॉर्म के फॉर्मेट में। ठीक है, इसका मुख्य कार्य बोर्ड की परीक्षाओं को रटने के बजाय विश्लेषणात्मक मूल्यांकन की ओर ले जाना था। ठीक है, यानी एनालिटिकल इवोल्यूशन को यहाँ पे प्रमोट कराया जाता प्रखर के थ्रू। द नेशनल सुपरविजर इंश्योर दैट इवोल्यूशन टेस्ट यानी अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट मेमोराइजिंग कैपेसिटी। यानी जो ये प्रखर है जो एनईपी 2020 में इसको बनाया गया, इसका मेन मुद्दा ये था कि बच्चों की जो लर्निंग उसको ये इंश्योर करना था कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे फोर्स किया है, ना कि उनको सिर्फ याद कर लें और फिर उन चीजों को रट करके लिख करके आ जाए। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी एचपीसी, समग्र प्रगति कार्ड यानी 360 डिग्री का जो कार्ड होता है उसकी बात करी गई थी एनईपी 2020 में। मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्रेस कार्ड
that evaluate student on cognitive, affective and psychomotor domain. It's integrate self assessment, child grade themselves. peer assessment में क्या था, classmate grade them, एंड टीचर असेसमेंट में क्या, टीचर ग्रेड देम. 360 डिग्री इवोल्यूशन का जो सिस्टम बनाया गया था उसके अंडर में क्या था, मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी बाल केंद्रित प्रोग्रेस कार्ड जो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव अफेक्टिव यानी भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन यानी मनोप्रेरणात्मक पक्षों पर छात्रों का मूल्यांकन करता है. इसमें क्या था, बच्चा खुद को सेल्फ असेसमेंट करता है, उसका जो पीयर स्टूडेंट यानी उसके जो दोस्त होते हैं वो अपने सहपाठी यानी जो अपने दोस्त हों उसका असेसमेंट करेगा यानी चाइल्ड ग्रेडेड देमसेल्व्स, और फिर पीयर असेसमेंट यानी क्लासमेट ग्रेड देम यानी जो उन्हीं के क्लास के बच्चे होंगे वो उनको ग्रेड देंगे या उनकी कॉपियों को या फिर उनका असेसमेंट करेंगे. और टीचर असेसमेंट में क्या होगा कि टीचर खुद ही बच्चों को असेसमेंट करेगा. यानी इसमें जो सीटेट से ओरिएंटेड एक एग्जांपल आप देख लीजिए. इन अ न्यू रिपोर्ट कार्ड ऑफ रोहित यानी रोहित एक कोई बच्चा है जो रोहित राइट दैट ही लव डूइंग सेल्फ असेसमेंट यानी एक रोहित बच्चा है जो कि लिखता है कि वह इस साल क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आया, यानी वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है. हिज फ्रेंड कबीर राइट अबाउट हाउ रोहित हेल्प हिम ड्यूरिंग द साइंस प्रोजेक्ट पीयर असेसमेंट यानी क्या कहता है कि इस साल मुझे सबसे ज्यादा क्या करने में मजा आया, तो वह सेल्फ असेसमेंट के अंदर में आ जाएगा. और उसका जो फ्रेंड है उसका मित्र कबीर लिखता है कि विज्ञान का प्रोजेक्ट में रोहित ने उसकी कैसे मदद की, यानी ये फिर पीयर असेसमेंट आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद हिज टीचर इवैल्यूएट हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन मैथ्स यानी शिक्षिका उसके गणित की समस्या समाधान के कौशल पर आकलन करते हैं, यानी ये फिर हो जाएगा टीचर ग्रेडेड यानी टीचर असेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. ऐसा तीनों का एग्जांपल मैं बता दिया हूँ. यहाँ पे देखिए जब बच्चा रोहित खुद को कि उसको सबसे ज्यादा क्या करने में मजा आया तो वो सेल्फ असेसमेंट हो गया. अगर उसके दोस्त ने ये कहा कि साइंस का प्रोजेक्ट करने में उसके दोस्त ने हेल्प करी है तो वो पीयर असेसमेंट हो गया. और जो टीचर पूरे क्लासरूम की जो असेसमेंट करती है फिर वो टीचर असेसमेंट हो गया यानी टीचर असेसमेंट हो गया. Move away from the simple peas or pencil sheets to the continuous multidimensional view of a child entire personality यानी केवल कागज पेंसिल परीक्षण के संकीर्ण अंकों से हट करके बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाने वाला एक बहुआयामी प्रोग्रेस कार्ड यानी 360 डिग्री यानी सिर्फ बच्चे को पेपर पेंसिल पे ही नहीं उसको इवोल्यूशन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, उसका पूरा 360 डिग्री में यानी 360 डिग्री में इवोल्यूशन किया यानी वहां पे उसके जो होगा कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन यानी हर एक चीजों पे उसका असेसमेंट करा जाएगा. ठीक है. 3 इवोल्यूशन डोमेन यानी मूल्यांकन के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डोमेन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे बिल्कुल. गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया था 3H, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. 3H महात्मा गांधी के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इसमें 3H का फॉर्मूला किसने दिया था, तो इंडिया में तो महात्मा गांधी का नाम आता है, तो उसको भी आप याद कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन यानी हेड यानी माइंड की बात करी है, दिमाग की बात करी जा रही है. इवोल्यूशन ऑफ मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोर सब्जेक्ट नॉलेज यानी जो दिमाग के थ्रू क्या चीज यानी कॉग्निटिव डोमेन में हम किस चीजों को डिस्कस करते हैं. कॉग्निटिव मतलब क्या हो गया, मस्तिष्क यानी दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको वो कॉग्निटिव डोमेन के अंडर में आती है. ठीक है. तो वही देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आप क्रिटिकल थिंकिंग माइंड के थ्रू ही करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड के थ्रू करेंगे, कोर सब्जेक्ट नॉलेज भी आप माइंड के थ्रू ही लेंगे. तो वही चीज है कि इसके अंडर में ये चीजें आती हैं. ठीक है. अफेक्टिव डोमेन में क्या होगा यानी भावनात्मक पक्ष में क्या होगा, हर्ट यानी ये सेकेंड H है. आप इसके बारे में देखें, इवोल्यूशन ऑफ सोशल इमोशनल बिहेवियर, एम्पैथी, वैल्यूज, एथिक्स, टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड एटीट्यूड इन क्लास यानी ठीक है जो आपके भावनात्मक पक्ष जो होगा, अफेक्टिव डोमेन जो होगा उसके अंडर में यही चीजें आ जाएंगी. ठीक है. सामाजिक व्यवहार क्या होगा बच्चे का, सहानुभूति कैसे होगी, उनके नैतिक मूल्य क्या है, टीम वर्क क्या है, सहयोग व कक्षा में व्यवहार का आकलन, ये जो चीजें होंगी वो आ जाएंगी अफेक्टिव डोमेन के अंदर में. ठीक है. यानी जो हर्ट के थ्रू डिसीजंस ले आते हैं यानी भावनात्मक बच्चे का जो पक्ष होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस डिटेल में हुआ. ठीक है. आप ये चीजें बिल्कुल ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ अभी टाइम पे. और साइकोमोटर डोमेन यानी ये थर्ड H है, आप देखेंगे इसको हैंड बोलते हैं यानी मनो प्रेरणात्मक पक्ष, इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल हैंड ऑन स्किल्स यानी शारीरिक विकास. यानी अगर आप जो साइकोमोटर स्पोर्ट्स के या क्रिएटिविटी आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मतलब टोटली कोऑर्डिनेशन की बात करी जा रही है कि आप हाथों के थ्रू क्या कर सकते हैं, साइकोमोटर डोमेन के अंदर में क्या क्या आता है, तो वही चीज है हैंड आई कोऑर्डिनेशन. और फिर टेक्निकल हैंड ऑन स्किल्स यानी शारीरिक विकास, खेलकूद, ललित कला, हाथ
आंखों का समन यानी कोऑर्डिनेशन, जो आंखों का कोऑर्डिनेशन बनता है, और व्यवहारिक तकनीकी कौशल का आकलन, ये 3H के अंडर में आता है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था 3H। तो वो यही है। इवोल्यूशन डोमेन में क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, यानी आप इसको कैप यानी कैप के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पे टीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम में जो टीचर होगा उसका व्यवहार, उसका व्यावसायिक विकास कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे भी सीटेट में क्वेश्चन आते हैं अदर एग्जाम में, जैसे केवीएस, डीटीपीएससी या फिर किसी भी जो जहाँ पे सीडीपी पूछी जाती है, वहाँ पे इससे भी कई बार टीचर के बारे में पूछ लिया जाता है। अभी रिसेंटली सीटेट का जो पुराना पेपर हुआ था उसमें टीचर्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर यानी NPST। ठीक है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक, यानी कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन करा गया था, ताकि जो टीचरों का भी एक लेवल होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि कोई भी टीचर बन जाएगा, उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो 12th पास हो, उसके बाद DLED किया हो मिनिमम, या फिर ग्रेजुएशन के बाद BEd करा हुआ हो, फिर उसके बाद सीटेट क्लियर किया हो, तभी तो एलिजिबल होगा वो टीचर बनने के लिए। तभी तो वो समझेगा कि हाँ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है क्लासरूम में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या